गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लेसन फर्स्ट में जो टॉपिक छूट गया था उसको आज कंप्लीट करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि हमने लेसन फर्स्ट में कहाँ तक पढ़ लिया था। बच्चों, ये हो गया था, ये हमने आपको बताया था स्ट्रोबिलेंथस यूनियाना, इसे नीलाकुरेंजी कहते हैं। 12 वर्षों के बाद एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। इस पादप में सितंबर 2006 में पुष्प आए थे। उसके बाद कब आए होंगे? पिछले साल 2018 में आए होंगे। और उसके बाद कब आएंगे? 2030 में आएंगे। 12 सालों में एक बार पुष्प करते हैं। बांस पे आपने देखा था कि पूरे जीवन भर में केवल एक ही बार पुष्प होते हैं। तो ये वनस्पतियों के बारे में आपने पढ़ लिया बच्चों। प्राणियों में देखते हैं। प्राणियों में उदाहरणार्थ पक्षी या बर्ड्स पर अंडे देते रहते हैं? नहीं। जिस तरह से बच्चों पादपों में पुष्प एक निश्चित सीजन में लगते हैं, निश्चित मौसम में लगते हैं, ऐसे ही पक्षियां भी एक निश्चित मौसम में ही अंडे देती हैं। मेढक है, छिपकली है, निश्चित मौसम में। मेढक देखा होगा केवल बरसात में ही अंडे देती है। लेकिन जिनको आपने संरक्षण में रखा, जैसे कुक्कुट फॉर्म की जो मुर्गियां हैं, डक है, बतख है, तो बच्चों साल भर अंडे देते क्योंकि उनको इंजेक्ट किया जाता है। ये क्रिया क्या नहीं है, प्राकृतिक क्रिया नहीं। तो बड़े पैमाने पर इंजेक्शन दे के उनको जितने इनके अंडे होते हैं उनको बहुत जल्दी उनके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है बच्चों। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैराग्राफ आपको अच्छी तरह पढ़ना है। जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा की अंडाशय की सक्रियता में चक्रीय तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। जो अपरास्तनी मादा होती है उसके अंडाशय में, उसकी सहायक वाहिका में चक्रीय और हार्मोनल चेंज आते हैं बच्चों। जैसे अपरास्तनी में है नॉन प्राइमेट स्तनधारी, हमारे जो पशु है, कौन? गाय, भेड़, चूहे, हिरण, कुत्ता, चीता। इनमें जनन क्रिया के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे जाते हैं बच्चों, जिन्हें मध चक्र कहते हैं अथवा ओस्टस साइकिल कहते हैं। ओस्टस साइकिल मध चक्र किसमें होगा? नॉन प्राइमेट। एग्जाम्पल का लें, प्राइमेट जैसे बंदर है, एप्स है, मनुष्य है, में इस चक्र को बच्चों ऋतुस्राव कहते हैं, जो आपको थर्ड लेसन में पढ़ना है। अधिकांश स्तनधारी, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन अवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों को प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतु निष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। एक निश्चित मौसम में ही बच्चों में प्रजनन की क्षमता होती है, प्रजनन की करते हैं। अगर तो इसे मध चक्र कह लो या ऋतुस्राव चक्र। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। स्तनधारी बच्चों पूरे जनन काल में प्रजनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक है। तो जो प्राकृतिक रूप से वनों में निवास करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें मौसमी प्रजनक है। विकास स्तनधारी पूर्ण प्रजनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते, ये क्या बोलेंगे? जैसे मनुष्य क्या बोलेंगे? सतत प्रजनक है बच्चों। अब आ जाओ लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं हैं बच्चों। पूरे लैंगिक जनन को आपको 3 भागों में बांटना है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन घटना और निषेचन पश्चात। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात। तो निषेचन पूर्व बच्चों क्या होगा? एक होगा युग्मक जनन और एक होगा युग्मक स्थानांतरण। याद रखना, सेकेंड और थर्ड लेसन में यही टॉपिक आपको काम आएगा। निषेचन पूर्व घटना में क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते हैं।
उससे पहले क्या आएगा? निषेचन पूर्व घटना में क्या आएगा? पहले आएगा युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण करना है, और दूसरा आएगा बच्चों युग्मक स्थानांतरण। ये दो घटनाएं हैं जो किसमें आएगी? निषेचन पूर्व घटना में। कौन कौन सी? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, पहले पढ़ेंगे युग्मक जनन। इसकी घटना है ये निषेचन से पहले की घटना। युग्मक जनन मतलब युग्मकों का निर्माण। नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक एक कोशिका है जो अगुणित होती है, अर्थात इसमें बच्चों गुणसूत्रों की संख्या एक की होती, आधी होती है। इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं, हैप्लॉइड में। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि युग्मक के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन हुआ होगा। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। रचना आप नहीं पता कर पाओ कि नर युग्मक कौन है, मादा युग्मक कौन है। इसे बच्चों सम युग्मक ही कहते हैं। आइसोगैमी, आइसो मतलब समान, सम युग्मक, युग्मक दोनों समान होते हैं क्योंकि इनकी एक एकता के कारण हम इन्हें नर और मादा में अलग अलग नहीं पहचान सकते। एग्जाम्पल मैं दिखाऊं बच्चों आपको, देखो इसमें आप देखो दोनों युग्मक एक समान। क्लेडोफोरा है शैवाल, इसके युग्मक है, नीचे लिखा हुआ है। बॉ देखो बच्चों, बॉ जो है ये फ्यूकस का है, ये मादा युग्मक है, नर युग्मक है। दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों में कोई समानता नहीं। इसे असम युग्मक या विषम युग्मक है। ऐसी ये है मनुष्य का युग्मक, अंडक है और ये शुक्राणु है, तो ये भी विषम युग्मक है। अधिकतर लैंगिक प्रजनन करने वाले सजीवों में युग्मक का आकार अलग अलग होता है, इन्हें विषम युग्मक है। तो युग्मक एक समान हो तो सम युग्मक, जैसे शैवाल, क्लेडोफोरा नामक शैवाल, दोनों अलग अलग दिखते हों, दोनों के आकार के अलग अलग हो तो विषम युग्मक। जैसे फ्यूकस, शैवाल में फ्यूकस एग्जाम्पल है, और प्राणियों में मनुष्य का एग्जाम्पल है। जीवों में लैंगिक बच्चों, सामान्य जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मक में संयुग्मन होता है। दो युग्मक आपस में जुड़ते हैं, परंतु यह सदा सदा के लिए सत्य नहीं। ऐसा नहीं कि दोनों युग्मक अलग अलग प्राणियों में बनते हैं। हो सकता है दोनों, एक नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही प्राणी में, एक ही पौधे में बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है कि पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु एक ही पादप में दोनों नर और मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हो, उसे द्विलिंगी बोलना है। नर जनन संरचना, मादा जनन संरचना दोनों एक ही पादप में होती हो तो क्या बोलना है? उसे उसे द्विलिंगी कहते हैं। जब यह दोनों अलग अलग पादपों में हो, एक पादप में नर पुष्प लग रहे हैं, दूसरे में मादा पुष्प, इसे एक लिंगी कहना है। नर और मादा युग्मक दोनों एक ही पौधे में हो तो द्विलिंगी, अलग अलग में हो तो एक लिंगी। बहुत से फंजाई और पादप में द्विलिंग की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए इसे उभय लिंगाश्री अथवा समथैलेसी भी प्रयोग। कवक में इसे समथैलेसी कहते हैं और बाकी वनस्पतियों में से उभय लिंगाश्री कहते हैं। एक ही पौधे में नर युग्मक भी है और उसी में मादा युग्मक भी, जबकि एक लिंगी है मतलब कि तो उस पौधे में नर युग्मक है या उसमें मादा युग्मक है, उसे बच्चों एक लिंगाश्री तथा विषम थैलेसी कहते हैं। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है। नर पुष्प कैसा होगा? नर पुष्प में केवल पुंकेसर होंगे और मादा पुष्प में स्त्रीकेसर होंगे। ठीक है, तो आपको सेकंड लेसन में पढ़ना ही है बच्चों। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्री हो सकता है और इसमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। जबकि मादा पुष्प स्त्रीकेसर अथवा स्त्रीकेसर धारण करे। उभय लिंगाश्री पादपों के उदाहरण है बच्चों कुकुरबिट, जिसमें आपको कद्दू आता है, खीरा आता है, ये सब कुकुरबिट में है। नारियल वृक्ष, पपीता, अंडरलाइन कर रहा है इसको, पपीता तथा खजूर बच्चों एक लिंगाश्री। पपीते का एक पेड़ ऐसा होता है जिसमें कभी पपीता लगता ही नहीं है बच्चों, क्योंकि वो नर पौधा है।
इसी प्रकार प्राणी तो आपने पढ़ लिया, एक लिंगाश्री, उभय लिंगाश्री, एक लिंगी, द्विलिंगी। ये वनस्पतियों में था, प्राणियों में देखो, प्राणियों में लिंगता है तो ये निकला। क्या सभी प्रजातियों की दृष्टि में नर अथवा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा था केचुआ, जो, ये बच्चों द्विलिंगी। आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केचुआ, स्पंज, टेपवर्म और जोंक ये द्विलिंगी प्राणी के एग्जाम्पल है बच्चों। उनमें नर और मादा जनन दोनों ही पाए जाते हैं, तो उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। यहाँ पे तिलचट्टा कैसा है बच्चों? एक लिंगी प्राणी, उसमें नर अलग होता है, मादा अलग। ये डायग्राम दिए बच्चों। कुछ काम हो तो बोलना बोलो। मुझे आपको बुखार आ गया। अच्छा, ये रोलोली 99.4 था। सुबह पापा उठते पापा हमारे कह रहे काम करने लगे, मालूम तो चले अपने जाना कि नहीं जाना। 97.4 शांति हुई, गिरावट मार गया। ये तो वो करना है क्या, रोज रिकॉर्ड करके भेज देना वो बार बार। टेंशन में आ गया कल रात को, मैंने बोला क्या हो रहा है। अक्सर क्या होता है, पूरी दिन दुकान पे बैठ के आया, फिर तो इतनी ऐसा लगने लगा एकदम, मतलब टायर्ड हो गया, तो उसके हिसाब से थोड़ा वो स्ट्रेस था। कुछ काम तो बोला सर। हाँ 5 मिनट 5 मिनट ये चालू चालू है तो कुछ नहीं रहा। आता हूँ कल टेंशन में आ गया, बस वो भी नॉर्मल हो गया तो अच्छा है, मतलब इधर छुट्टी लेने वाला था और ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। कहाँ बैठे हो आप? और मैं आता हूँ, बगल में मैं आता हूँ बच्चों। ये जो और डायग्राम है, ये केचुए का है, ये द्विलिंगी है क्योंकि इसमें नर भी है और मादा जनन दोनों ही में है। जबकि ये केचुआ है बच्चों, कॉकरोच है। ये नर कॉकरोच है और ये मादा कॉकरोच है। ठीक है, तो ये एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है बच्चों। कारा पादप है बच्चों, एक लिंगाश्री ऊपर वाला, और मार्केंसिया जो नीचे वाली मार्केंसिया, ये द्विलिंगी। देखो, ये नारी थैलेस है, मतलब मादा थैलेस है, और ये नर थैलेस है। ये क्या है बच्चों? ये एक लिंगाश्री। इसमें देखो अंडधानी भी है और कुधानी भी है। ये क्या होगा? ये उभय लिंगासन। ये कारा है बच्चों, सवाल है कारा। ये द्विलिंगी है बच्चों, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये आवट बीज पौधा है, उसका पुष्प है बच्चों, द्विलिंगी पुष्प, शकरकंद। इसमें ये देखो, ये स्त्री केसर है और ये पुरुष केसर। ठीक है, एग्जाम्पल आपको तैयार करने बाकी, एक लिंगी द्विलिंगी बहुत सिंपल टॉपिक है। अब बच्चों देखो, थोड़ा सा 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करना है। सजीव का नाम, 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अर्धसूत्राणु में ये बच्चों यहाँ क्या लिखोगे? अर्धसूत्राणु को जिसका अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये अर्धसूत्राय विभाजन वाली कोशिका, ये सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? बच्चों यहाँ जितना होगा उसका आधा यहाँ करना। ये 2n है और ये n है, इतना देखना है बस। 46 थे तो ये 23 हो जाएगा। यहाँ 12 है, ये बच्चों कितना होगा? आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 21 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 42 हो जाएगा। चूहे में, कुत्ते में 2n अगर 78 है तो यहाँ आधा का 2n डबल होना चाहिए और n आधा होना चाहिए। ये 1 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन है तैयार करना। अब बच्चों युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन हमने देखा था अभी ऊपर। जिससे युग्मक बनना है, जिस कोशिका से युग्मक बनेगा बच्चों, उसमें बच्चों गुणसूत्रों की संख्या 2n भी हो सकती है और n भी हो सकती है। जिसमें क्या हो, जिस कोशिका से क्या बनना हो, युग्मक बनना हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n भी हो सकती है और n भी हो सकती है।
अब अगर उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो बच्चों उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और n है उसमें समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है। जिस कोशिका के द्वारा युग्मक बनता है बच्चों, वो द्विगुणित भी हो सकता है और एक गुणित भी हो सकता है, यानी अगुणित भी हो सकता है। अगर वो द्विगुणित है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनेगा, और अगर वो एक गुणित है उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनेगा। अर्थात क्या समझे, युग्मक हमेशा अगुणित ही होगा, n ही होगा, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी ही होगी। जिस कोशिका से युग्मक बना है वो कैसा भी हो, द्विगुणित हो या अगुणित हो, उससे बनने वाला जो क्या होगा बच्चों, युग्मक होगा, वो हमेशा एक गुणित या अगुणित या हैप्लॉइड या n होगा। इसको दिमाग में बिठा लेना। जिससे युग्मक बना, अगर वो द्विगुणित हुआ, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनेगा, और अगर वो एक गुणित हुआ उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनेगा बच्चों, युग्मक बनेगा। लेकिन युग्मक हमेशा अगुणित ही होगा, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी ही होगी। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइट से है, वो अगुणित होते हैं बच्चों। ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनेगा। वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से है, अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है, वो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया है कि अगुणित अर्धसूत्री विभाजन कब होगा और समसूत्री विभाजन कब होगा। तो बच्चों, पूर्व निषेचन घटना में दो प्रक्रियाएं थी। एक युग्मक का निर्माण कर लिया आपने, दूसरा युग्मक स्थानांतरण। अब होगा क्या बच्चों, निषेचन का मतलब होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक को जोड़ना। युग्मक निर्माण के द्वारा युग्मक बन गया है, अब उसे स्थानांतरित करना, दोनों को मिलाना है। ठीक है। तो इस युग्मक स्थानांतरण में क्या होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए आएंगे, जुड़ेंगे नहीं। इनके निर्माण के पश्चात, इनके युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, ताकि क्या हो सके, निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक हो सके। अधिकतर जीवों में बच्चों नर युग्मक चलनशील होता है और मादा युग्मक अचल होता है। नर युग्मक को ही मादा युग्मक के पास जाना पड़ता है। नर युग्मक चलन, मादा युग्मक अचल। ठीक है। कुछ फंजाई और शैवाल में असाधारण रूप से दोनों किस्सों में युग्मक चलनशील होते हैं। कुछ शैवाल और फंजाई ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें नर और मादा दोनों युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें से होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादप जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में जल ही वह माध्यम होता है जिसमें होकर युग्मक का क्या होता है, स्थानांतरण होता है बच्चों। नर युग्मक की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मक की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में 1000 गुना ज्यादा बनते हैं बच्चों। क्यों? मादा युग्मक अपनी जगह पे है, पानी के द्वारा नर युग्मक को जाना है, जरूरी नहीं है कि जो युग्मक यहाँ से निकला है वो वहां पहुंच जाए। अधिकांश नर युग्मक अपना रास्ता भटक जाते हैं बच्चों। इसलिए क्या है, मादा युग्मक की तुलना में नर युग्मक की संख्या कई हजार गुना ज्यादा होती है। अगर आप बीजी पादप में बात करें, आवट बीजधारी वनस्पति में बात करें, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं। तो फिर नर युग्मक मादा युग्मक तक कैसे जाएगा? तो नर युग्मक बच्चों पराग नलिका होती है जो नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाती है। ठीक है। ये परागण है, पूरा टॉपिक हमको पढ़ना है सेकंड लेसन। क्लियर? नर युग्मक भी अचल है, मादा युग्मक भी अचल है। परागण के द्वारा नर युग्मक कहाँ पहुंचेगा? स्त्री केसर तक पहुंचेगा। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा। वर्तिकाग्र से अंदर कैसे जाएगा? पराग नलिका के। ये पढ़ेंगे बच्चों, पूरा टॉपिक आपको सेकंड लेसन में पूरा टॉपिक पढ़ना। निषेचन,
नर युग्मक और मादा युग्मक के जुड़ने की प्रक्रिया को बच्चों युग्मक संलयन अथवा निषेचन कहते हैं, सैनोगेट, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए प्राय निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन शब्द का उपयोग होता है। युग्मक संलयन अर्थात युग्मकों का जुड़ना, और इस चीज के लिए, इस प्रक्रिया के लिए हम अधिकतर किस शब्द का यूज करते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन का यूज करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। युग्मक संलयन मतलब निषेचन, निषेचन मतलब युग्मक संलयन। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन की क्रिया संपन्न नहीं होती? कुछ जीव बच्चों, ये अंडरलाइन करना है, जैसे रोटीफर्स है, समुद्री निम्न कक्षा के प्राणी है, मधुमक्खियां है, यहाँ तक कि कुछ छिपकली और पक्षियां हैं, इनमें बच्चों निषेचन के बिना ही, नर युग्मक के बिना, निषेचन अर्थात नर युग्मक के बिना ही मादा नए जीव का निर्माण कर लेती है। इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। जैसे मधुमक्खी में आप देखिए बच्चों, मधुमक्खी में मादा के जो अंडे होते हैं, अगर वो नर युग्मक के द्वारा जुड़ जाए, निषेचित हो जाए, तो मादा में बदल जाए। लेकिन उसके अंडे का अगर निषेचन नहीं हुआ तो नर बन जाए। अर्थात ऐसे निषेचन जिनमें क्या नहीं हो, युग्मनज जो प्रक्रिया है, यानी जो युग्मक संलयन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया, वो नहीं होती, तो बिना निषेचन के सजीव का निर्माण करना, इसे अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा टॉपिक तैयार करना, हालांकि आएगा वापस, ये आपको 5वें लेसन में मिलेगा बच्चों। उसमें मधुमक्खी में अनिषेक जनन अर्थात निषेचन की प्रक्रिया के बिना सजीव का निर्माण। युग्मक संलयन कहाँ पर होता है बच्चों? निषेचन की जो प्रक्रिया है अधिकतर प्राणियों में शरीर के अंदर होती है, अंतः निषेचन, और कुछ प्राणियों में बच्चों शरीर के बाहर होती है, इसे बाह्य निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर हो तो अंतः निषेचन, बाहर हो तो बाह्य निषेचन। अधिकांश जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवाल और मछलियों में, यहाँ तक कि जल स्थलचर प्राणियों में, युग्मक संलयन बाहरी माध्यम अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बच्चों बाह्य निषेचन अथवा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक मुक्त करते हैं। यहाँ पर भी शरीर के बाहर अगर इनका संलयन होना है, इनको जुड़ना है, तो इनके नष्ट होने की संभावना काफी ज्यादा होगी, इसलिए युग्मकों का निर्माण लाखों की संख्या में होता है। एग्जाम्पल देखो, बोनीफिश और मेढक, बाह्य निषेचन होता है बच्चों, जहां भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती है, क्योंकि शरीर के बाहर इनका निर्माण होता है। अधिकतर जो संतानें हैं वो खत्म हो जाती है बच्चों, तो वयस्क अवस्था तक बहुत कम पहुंचती है। बहुत सारे अस्थिर जीव जैसे कि पंजाए, उच्च श्रेणी के प्राणी शरीर सिर्फ है, पक्षी है, स्तनधारी है, अधिकतर पादप है, ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में युग्मक संलयन शरीर के अंदर होता है, और यह क्रिया आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा शरीर के भीतर होती है, जहां पर नर युग्मक से संलयन कर दिए जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है, और उन्हें अंडे तक पहुंचने के लिए, ठीक है, अंडे तक उनको पहुंचना होता है, तो इसके लिए नर युग्मक की जो संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है। जो शुक्राणु बनते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, ये आपको बता दिया कि बीजी पादपों में अचलनशील जो नर युग्मक है पराग नलिका के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है। बच्चों, निषेचन पश्च घटता है, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा बच्चों।
ठीक है। तो द्विगुणित जो युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में एक सर्वव्यापी है, सब में द्वियुग्मनज बनेगा ही बनेगा। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण शरीर से बाहर होता है, जबकि आंतरिक निषेचन करने वालों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? शरीर के अंदर होता है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र और वहां पर्यावरण पर निर्भर करता है। पंजय और शैवाल से संबंध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करता है जो उसकी शुष्कता से रक्षा करता है। अंकुरण से पूर्व यह बहुत लंबे समय तक विश्रांत अवस्था में रहे। युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करता है जो अगुणित वृष्टि के रूप में वृद्धि करता है। ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा। डिप्लोडेप्लोटिक है, डिप्लोहिप्लोटिक का जीवन चक्र। बच्चों, भ्रूणोद्भव। युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण के निर्माण के दौरान युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभेदीकरण होगा। कोशिका विभाजन, कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभाजन का मतलब कोशिकाओं की संख्या बढ़ाएगा। विभेदीकरण, जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी उससे ऊतक बनेंगे और ऊतकों से अंगों का निर्माण। कोशिका विभाजनीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों और अंगों की रचना करते हैं। जब कोशिका विभाजन में क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। जो युग्मनज है उसमें विभाजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से बहुत सारी कोशिकाएं। कोशिकाएं बनने के बाद उनमें कोशिका विभेदीकरण होगा, अर्थात कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार अलग हो जाएगी, समूह बनाएगी और उस समूह से ऊतक बनेंगे, ऊतकों से अंग बनेंगे। प्राणियों में अंड प्रजक और सजीव प्रजक दो प्रकार के। कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे अंडे देते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, अथवा उसका जन्म निश्चित या अनिश्चित अंडों द्वारा हुआ है, अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म। अंडे देगी तो अंड प्रजक, उसमें बच्चों भ्रूण का निर्माण शरीर से बाहर हुआ। बच्चे देगी तो सजीव प्रजक, उसमें भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर। ठीक है। अंड प्रजक प्राणी जैसे कि सरीर सिर्फ है, पक्षियां हैं, के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। जबकि जो सजीव प्रजक है वो क्या करेंगे? उनमें उनका रक्षण शरीर के अंदर होता है, क्योंकि उनका निर्माण कहाँ हो रहा है? शरीर के अंदर। उनके बाहर किसी प्रकार का कवच नहीं होता है बच्चों। ठीक है। वनस्पतियों में आपको पता है ये पूरा टॉपिक आपको अगले लेसन में पढ़ना है। अंडाशय है, फल है, फल वृद्धि है। बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आज का जो होमवर्क है वो क्या है? मेन देखो, टॉपिक में मेन जो आपको पढ़ना है वो बता देता हूँ। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के टेबल तैयार कर लेना। ये डायग्राम याद करना 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। समयुग्मक, विषमयुग्मक एग्जाम्पल तैयार कर लेना, लिख लेना इसको। लैंगिक जनन की घटनाएं बच्चों, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन के पश्चात। ठीक है। तीनों आपको लिखने अच्छी तरह से समझना है। हालांकि ये लेसन सीबीएसई के बच्चों ने इसको कट कर दिया, 30% सिलेबस जो कट हुआ है इसमें ये पहला लेसन भी है, लेकिन गुजरात बोर्ड में भी कुछ नहीं है तो आपको पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं इसको। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये समयुग्मक विषमयुग्मक परिभाषा एग्जाम्पल के साथ तैयार कर लो। जीवों में, वनस्पतियों में लैंगिकता, प्राणियों में लैंगिकता। वनस्पतियों में यह है ऊपर वाला पैराग्राफ, नीचे प्राणियों में है।
1 मार्क्स के टेबल है बच्चों। कोशिका विभाजन, युग्मक निर्माण के समय कौन सा कोशिका विभाजन होता है वो। युग्मक स्थानांतरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है आप लोगों को। अंतः निषेचन, बाह्य निषेचन। अनिषेचन पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल बाह्य निषेचन, अंतर निषेचन किसे कहते हैं वो। गुणोत्तम, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपको बच्चों तैयार करनी। यहां तक बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो गया है, लिख के तैयार रखना लेसन को। नेक्स्ट टाइम पे हम सेकंड लेसन में स्टार्ट करूंगा कल।